नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अप्रैल सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा CET को लेकर बड़ी अपडेट, परीक्षा की तारीख तय, तकरीबन 31 लाख उम्मीदवार परीक्षा में होंगे शामिल। हरियाणा जेल विभाग में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन, बताएंगे पूरी अपडेट। महम अनाज मंडी का कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया निरीक्षण, गेहूं का उठान धीमा, DCC की बात, बोले 4 दिन में होगा समाधान। हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, जल्द घोषित होने जा रहा है रिजल्ट। NCR के इस शहर में बनेगा 200 बेड का नया अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां। हरियाणा में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में हुए बदलाव, बच्चों की सेहत के लिए प्रशासन ने कसी कमर। 5 साल बाद फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, चीन ने दी इजाजत। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। और भारत पाकिस्तान में तनाव पर ईरान बोला हम मध्यस्थता को तैयार, अमेरिका ने कहा हम भारत के साथ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दिनों दिन तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दिन के समय जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके माथे पर पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अलर्ट के अनुसार आम जनता की परेशानियां और अधिक बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद महेंद्रगढ़ के नारनौल और नूह में मौसम बिगड़ गया। यहाँ अचानक बादलों से ढका हुआ नजर आया। यहाँ तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई है। विभाग द्वारा जारी ताजा अलर्ट के अनुसार प्रदेश के 22 जिलों को हीट वेव के येलो जोन में रखा गया है। यहाँ 28 अप्रैल तक हीट वेव जारी रहेगी, तो वहीं 29 अप्रैल को 15 जिलों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 7 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इन 7 जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ेगी। हरियाणा जेल विभाग की तरफ से विभिन्न जेलों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। काउंसलर, सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट वर्कर या कम्युनिटी वर्कर के पदों पर यह भर्तियां होने जा रही हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए तथा आवेदक के पास NISD से डी एडिक्शन काउंसलिंग में 3 महीने का परीक्षण पत्र प्राप्त होना चाहिए तथा उम्मीदवार को अंग्रेजी में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। सहकर्मी शिक्षक के लिए आवेदक साक्षर होने चाहिए तथा 1 से 2 वर्ष के लिए परहेज सहित एक्स ड्रग का यूजर हो। नर्स व वार्ड बॉय के लिए ANM प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए स्नातक पास तथा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का कार्य संबंधी ज्ञान होना चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 2 मई 2025 सुबह 9 बजे रहेगी। सैलरी 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। रिजल्ट के इंतजार में बैठे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द कक्षा 10वीं और 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च के बीच हुआ था। अब बोर्ड 30 अप्रैल को कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। वहीं स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। SMS से भी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैसेज टाइप करना होगा, रिजल्ट HB10 स्पेस रोल नंबर और 562663 पर भेज सकते हैं। कुछ पल के बाद रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल के बीच हुआ था। कक्षा 12वीं का रिजल्ट भी इसी महीने के आखिर तक घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही कक्षा 12वीं का वार्षिक परिणाम चेक कर सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को महम अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा लिया और किसानों व आढ़तियों से मुलाकात भी की। मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से होने पर मंत्री ने रोहतक के जिला उपायुक्त से चर्चा की। DC ने जल्द उठान के निर्देश दिए। राणा ने बताया कि प्रदेश की कई मंडियों में तुलाई की समस्या है। किसानों को समय पर भुगतान के मुद्दे पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे किसी को परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पहले गेहूं की कटाई का सीजन लंबा चलता था, लेकिन अब 15 दिन में ही सारा गेहूं मंडियों में पहुंच रहा है। एक साथ अधिक गेहूं आने से व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 3 से 4 दिनों में मंडियों से गेहूं का उठान करवा दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर मंत्री ने कहा कि निहत्थे लोगों पर हमला किसी भी धर्म में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार के बिना ऐसा हमला संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विदेश नीति सरकार नहीं बल्कि सेना बनाती है। भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा।
हरियाणा के युवा लंबे वक्त से सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की तारीख तकरीबन फाइनल हो चुकी है। परीक्षा को लेकर हरियाणा सीएम ऑफिस यानी सीएमओ और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं। इस बैठक में सीईटी मई महीने के अंत में कराना निर्धारित हुआ है। 28 या फिर 30 मई को हरियाणा SSC द्वारा ये परीक्षा करवाई जाएगी। इसके पीछे कारण यह भी है कि मई के लास्ट तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए तकरीबन 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करने जा रही है। हर केंद्र पर CCTV कैमरे से नजर रखी जाएगी। राज्य में ऐसा पहली बार होगा कि ग्रुप सी और डी के लिए होने वाली सीईटी में 40 लाख से ज्यादा युवा आवेदन कर रहे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सूत्रों की माने तो ग्रुप डी में लगभग 17 लाख युवा शामिल होंगे और ग्रुप सी में लगभग 14 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभी तक जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके मुताबिक 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने की संभावना है। अब की बार हरियाणा में अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है। इंसान हो या फिर जानवर सभी को गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए तो गर्मी और भी अधिक परेशानी भरी साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भीषण गर्मी में दोपहर को स्कूल से घर वापस आना पड़ता है। उससे पहले स्कूल में बच्चों से भरी क्लास में उन्हें बैठना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को भी उन्हें मानना पड़ता है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के बाद अब स्कूलों में नए परिवर्तन लागू किए गए हैं, जिसके तहत विद्यालयों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीने के पानी के लिए रिमाइंडर बेल बजाई जाएगी। इस दौरान बच्चों को पीने के पानी के लिए याद दिलाया जाएगा। इससे बच्चों को गर्मी से तो राहत मिलेगी, साथ ही उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी विद्यार्थी खुद भी अपना ध्यान रखें, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि सुबह की प्रार्थना छाया वाले स्थान पर करवाई जाए, क्योंकि सुबह काफी ज्यादा धूप हो जाती है। ऐसे में बच्चे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों की छुट्टियों के बारे में कहा गया है कि जब भी सरकार को उचित लगेगा तो वह छुट्टियों के बारे में फैसला कर लेगी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई के पहले हफ्ते में यह विज्ञापन जारी हो सकता है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50 लाख रुपए व एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विनय नरवाल के माता पिता परिवार के जिस भी सदस्य को चाहेंगे उसे सरकार की नीति के अनुसार नौकरी दे दी जाएगी। हरियाणा सरकार परिवार के साथ है। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गई। विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे। 16 अप्रैल को दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने पुलिस को सभी पाकिस्तानी नागरिकों को हरियाणा से बाहर निकालने को कहा है, क्योंकि हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पहाड़ी वन क्षेत्र में अधिक से अधिक चेक डैम बनाएं, ताकि बारिश के दिनों में पानी का संरक्षण हो सके। इससे जहां वन के पेड़ पौधों की पानी की आवश्यकता पूरी होगी तो वहीं भूजल का स्तर भी सही बनाए रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग, राजस्व, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, परिवहन समेत आधा दर्जन विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। शेष विभागों की सीएम अनाउंसमेंट की समीक्षा 29 अप्रैल को करेंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि चेक डैम के निर्माण में गुणवत्ता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करें। उन्होंने सभी पुराने चेक डैम की वर्तमान स्थिति की जांच करने और साथ ही उनकी मरम्मत करने के भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी बरसात के मौसम में सड़कों के किनारे पौधारोपण कर पेड़ बनने तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जिला में कम से कम 2 ऑक्सीजन वन लगाने की योजना को मूर्त रूप प्रदान करें, ताकि स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी वाजिब कारण से कार्य को पूरा करने में देरी होती है तो अधिकारी फाइल पर देरी होने का कारण अवश्य लिखे। सीएम ने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी से कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि वे विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को पूरा करवाने में पूरी तरह से पारदर्शिता व ईमानदारी बरते। राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय अंत्योदय की भावना से काम करते हुए समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की उपेक्षा के चलते 12 सालों में सरकारी स्कूलों में 5 लाख बच्चे कम हो गए। सरकार नई शिक्षा नीति की बात तो कर रही है, पर उसके पास जर्जर स्कूली भवनों की मरम्मत या फिर नए भवनों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट नहीं है। सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित कर सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। अगर शिक्षा प्राइवेट स्कूलों के हाथों पहुँच गई तो किसी गरीब का बच्चा पढ़ाई के सपने तक नहीं देख पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की
जनसंख्या बढ़ रही है और स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हर बच्चे की शिक्षा देना सरकार का काम है और सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रदेश की 2014 में जनसंख्या की बात करें तो 2 करोड़ 53 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 3 करोड़ 78 लाख पहुंच गई है। दूसरा ये कि प्रदेश की 70% जनता बीपीएल सूची में है, तो उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से कई गुना वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी परिणाम प्राइवेट स्कूलों का बेहतर होता है। शिक्षा को व्यवसाय बनाने से रोकना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ 200 बेड का एक नया अस्पताल बनाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ पर अस्पताल बनने से बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में बल्लभगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा उतना मजबूत नहीं है, लिहाजा लोगों को इलाज के लिए अन्य दूसरे अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। लेकिन अब लोगों को यहीं पर टेस्ट सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बल्लभगढ़ में 200 बेड का अस्पताल बनने से दूसरे अस्पतालों पर पड़ने वाला अतिरिक्त मरीजों का भार कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में बल्लभगढ़ के लोगों को इलाज करने के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन अब बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने पर अन्य अस्पताल में जाने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि बल्लभगढ़ में अस्पताल निर्माण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बल्लभगढ़ की आबादी, OPD व IPD रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार जगह व अन्य कार्यों की योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। हरियाणा के वन्य एवं वन्य जीव विभाग ने प्राण वायु देवता योजना के तहत पेंशन देने के लिए नए वृक्षों की चयन प्रक्रिया फिर से प्रारंभ कर दी है। इस योजना के तहत वर्तमान में 3819 वृक्ष पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ और अधिक वृक्षों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत नए वृक्षों के चयन का फैसला लिया है। प्राण वायु देवता योजना के तहत पंचायत भूमि, सार्वजनिक भूमि, निजी भूमि, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की भूमि, आबादी क्षेत्रों में 75 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नए वृक्षों को, जो कि पूर्व में चयनित वृक्षों को छोड़कर शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत 3000 रुपए सालाना पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। यह राशि उस भूस्वामी या फिर संस्था को दी जाएगी जिसकी जमीन पर वृक्ष खड़ा है। यह पेंशन राशि प्राणवायु देवता वृक्ष की देखरेख व सुरक्षा पर खर्च की जाएगी। इस राशि में बुढ़ापा पेंशन राशि की तर्ज पर समय समय पर इजाफा होता रहेगा। जिन भूस्वामियों की जमीन पर 75 साल या फिर उससे ज्यादा आयु के वृक्ष मौजूद है, वह इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने व जमा करने के लिए अपने क्षेत्र के वन राज्य का अधिकारी व वन मंडल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की लास्ट डेट की बात करें तो 30 जून शाम 5 बजे तक होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को बेंगलुरु में कहा कि पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी आना चाहिए था, लेकिन वे नहीं आए। हमने बैठक में सबसे पहले यही सवाल उठाया था। खड़गे ने कहा कि जब देश में 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए, तब भी पीएम का सर्वदलीय बैठक के प्रति रवैया ठीक नहीं है। उस वक्त मोदी बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने में व्यस्त थे। अगर वह बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह इसे लेकर गंभीर नहीं है। पहलगाम हमले को लेकर 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अमित शाह, S जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई तमाम नेता इसमें शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। वहीं विपक्ष ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं। विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की मांग रखी, कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच होगी। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट खोल दी है। तीर्थयात्री kmy.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। 13 मई 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इस साल उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते यात्रियों का 15 जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएगा, तो वहीं 5 जत्थे में 50-50 यात्री उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। वहीं 10 जत्थे में 50-50 यात्रियों का ग्रुप सिक्किम से नाथुला होते हुए यात्रा करेगा। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। विदेश मंत्रालय हर साल यात्रा का आयोजन करता है। हालांकि पिछले 5 सालों से चीन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारतीयों को इजाजत नहीं दे रहा था। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और कोविड की लहर इसकी वजह थी। अब 5 साल बाद फिर यात्रा शुरू होने वाली है। इसे भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों ने पिछले साल अक्टूबर में हुए समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया था।
ईरान ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास ने कहा कि तेहरान इस मुश्किल समय में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इस्लामाबाद और नई दिल्ली में अपने ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उधर अमेरिका ने कहा कि हम भारत के साथ हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के दोषियों को पकड़ने में आपके समर्थन में हैं। पहलगाम हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय से कैंडल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। उधर हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कैंडल मार्च निकाला। हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताया। डार बोले ये यानी आतंकी फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। 19 अप्रैल को सोना 94,910 रुपए पर था, जो अब 95,631 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 721 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 95,151 रुपए पर थी, जो अब 97,684 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2,533 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 90,170 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 98,310 रुपए है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।